मैं अलका ठाकुर हूं और आप सभी का अलका मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूट्रस को। पिछले लेक्चर में हमने वेजाइना देखा था, ये दोनों इंटरनल जेनिटेलिया के पार्ट्स हैं। तो लेक्चर 2 में हम यूट्रस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, इसके स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन को। सबसे पहले हम ये जान लें कि यूट्रस क्या होती है। यूट्रस एक हॉलो शेप मस्कुलर ऑर्गन है जो कि पियर शेप होती है। पियर का शेप मतलब नाशपाती के शेप की होती है और ये दोनों तरफ से, आगे और पीछे दोनों तरफ से फ्लैट होती है। यूट्रस के आगे यूरिनरी ब्लैडर होती है जिससे यूरिन एक्सक्रीट होती है। उसके बाद यूट्रस के पीछे रेक्टम होती है। यूट्रस झुकी हुई होती है आगे की तरफ, जिसको हम एंटीवर्जन बोलते हैं, और यूट्रस आगे की तरफ से ही बेंड होती है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से। कैसे होती है? अगर ये यूरिनरी ब्लैडर है तो यूट्रस इस तरह से, यूरिनरी ब्लैडर है, यूट्रस इस तरह से आगे की तरफ झुकी हुई होती है और ये पीछे से ये रेक्टम इसके पीछे होती है। तो यूरिनरी ब्लैडर और ये यूट्रस इन दोनों के बीच में एक पेरिटोनियम की एक मेम्ब्रेन होती है और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम वेजिकोटेरिन पाउच बोलते हैं। और यूट्रस और रेक्टम इन दोनों के बीच में फिर से एक पेरिटोनियम की एक मेम्ब्रेन होती है जो कि पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इसको हम रेक्टोयूटेरिन पाउच बोलते हैं। यूट्रस वेजाइना से लगभग 90 डिग्री एंगल्स बनाती है और बहुत सारे विमेन में यूट्रस की जो पोजीशन है वो यूट्रस आगे की तरफ यानी कि ब्लैडर की तरफ झुकी हुई होती है जिसको हम एंटीवर्जन बोलते हैं, और वो आगे की तरफ से ही बेंड होती है जिसको हम एंटी फ्लेक्शन बोलते हैं। यूट्रस के मेन 3 पार्ट है, फंडस, बॉडी एंड सर्विक्स। फंडस क्या होती है? फंडस ये जो आप ऊपर निकला हुआ पार्ट देख रहे हैं इसको हम फंडस बोलते हैं। बॉडी कहाँ से कहाँ तक है? बॉडी जो येलो कलर की दिख रही है यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। और सर्विक्स ये जो रेड वाली पार्ट है इसको हम सर्विक्स बोलते हैं। यूट्रस की लंबाई कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर ये लंबी होती है। यूट्रस 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है और 2.5 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। यूट्रस का वेट कितना होता है? यूट्रस 30 से 40 ग्राम के बीच में होती है। यूट्रस के 3 मेन पार्ट होते हैं। सबसे पहला है फंडस, दूसरा है बॉडी और तीसरा है सर्विक्स। फंडस क्या होती है? फंडस डोम शेप होती है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया। फंडस ऊपर से निकली हुई होती है जिसको हम डोम शेप बोलते हैं, ऊपर से गोल सी होती है और उसके साथ यूटेराइन ट्यूब्स नीचे की तरफ होते हैं। ये यूटेराइन ट्यूब से ऊपर होती है। इस जो निकला हुआ पार्ट है इसको हम पूरा फंडस बोलते हैं, यानी कि ये वाला पूरा पोर्शन इसको हम फंडस बोलते हैं। और फिर यहाँ से जो येलो कलर की मेम्ब्रेन है, यहाँ से जो येलो कलर आप देख रहे हैं ये पूरी हो गई बॉडी। बॉडी क्या होती है? बॉडी 2/3 पार्ट होती है यूट्रस की, यानी कि 2/3 पार्ट। बॉडी सबसे बड़ी पोर्शन है और बॉडी का शेप ही पियर शेप का होता है, ठीक है। और ये नीचे से नैरो हो जाती है। नीचे से नैरो होने का मतलब है कि ये नीचे से पतली होती जाती है। मीन्स यहाँ पे स्पेस है जहाँ पे फर्टिलाइज्ड जो एग होती है वो एम्बेडेड होती है, वो आकर के यहाँ पे एंडोमेट्रियम में आकर के वो वहाँ पे एम्बेड होती है। लेकिन नीचे से जो इसकी शेप है, नीचे से यहाँ से ये पतली होती है। तो ये ओपन कहाँ पे होती है? जहाँ से ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है, मीन्स यहाँ से ये बहुत ज़्यादा पतली है तो यहाँ पे हम सर्विक्स के जो ओपनिंग है उसको हम इंटरनल ऑस बोलते हैं। जो मैंने यहाँ पे लिखा है इंटरनल ऑस, यहाँ पे जो सर्विक्स की ओपनिंग है यानी कि सर्विक्स की जो स्टार्टिंग है उसको हम इंटरनल ऑस बोलते हैं। ऑस का क्या मतलब होता है? ऑस का मतलब होता है ओपनिंग, जो कि सर्विक्स के एकदम मिडिल में है और स्टार्टिंग की ओपनिंग है, तो इसीलिए हम इसको इंटरनल बोलते हैं क्योंकि अंदर की ओपनिंग है। तो ऑस का मतलब होता है ओपनिंग, तो ये अंदर की ओपनिंग है, इसीलिए ये सर्विक्स की इंटरनल ऑस हो गई और फिर जा करके ये कंटिन्यू हो जाती है एज अ सर्विक्स। सर्विक्स से ये जाकर के कंटिन्यू हो जाती है। तो सर्विक्स से जो कंटिन्यू होती है तो एक तरह से ये पूरी पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एक तरह से इसको हम बोलते हैं सर्विक्स कैनाल, ठीक है। तीसरा है सर्विक्स। सर्विक्स को हम बोलते हैं नेक ऑफ द यूट्रस, क्योंकि ये एक तरह से पतली सी होती है और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। सर्विक्स यहाँ से जो रेड कलर की यहाँ से यहाँ तक 2.5 सेंटीमीटर लंबी होती है। और सर्विक्स की जो 2/3 पोर्शन है यानी कि 2.5 सेंटीमीटर में हाफ से ज़्यादा पोर्शन इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन की बनी होती है और नीचे जाकर के ये चेंज हो जाती है, कंटिन्यू कर जाती है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम और फिर जाकर के ये वेजाइना में मर्ज कर जाती है, क्योंकि वेजाइना की जो लेयर्स है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है। और सर्विक्स की लास्ट ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं? अंदर वाले को हम इंटरनल ऑस बोलते हैं और लास्ट वाले को हम एक्सटर्नल ऑस बोलते हैं। ये जाकर के ओपन कहाँ पे होती है? एक्सटर्नल ऑस में। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं ये सर्विक्स है और यहाँ पे एक तरह से ओपनिंग है, तो ये क्या हुआ? ये एक्सटर्नल ऑस हो गई, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ये एक्सटर्नल ऑस हो गई, ठीक है। और अंदर वाली इंटरनल ऑस हो गई।
यूट्रस की स्ट्रक्चर, यानी कि यूट्रस कितने टाइप के टिश्यू से बनी होती है। यूट्रस मेनली 3 टाइप के टिश्यू से बनी होती है। सबसे पहला टिश्यू है पेरीमेट्रियम, दूसरा है मायोमेट्रियम एंड तीसरा है एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाले को बोलते हैं, मायोमेट्रियम हम बीच वाले को बोलते हैं और एंडोमेट्रियम हम सबसे अंदर वाले को बोलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जान लें पेरीमेट्रियम के बारे में। पेरीमेट्रियम क्या होती है? पेरीमेट्रियम मीन्स पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या, ये जो आप येलो कलर की मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये सबसे ऊपर वाली टिश्यू की लेयर है जिसको हम पेरीमेट्रियम यानी कि पेरिटोनियम की बनी हुई है, ये जो कि आपको येलो कलर की दिख रही है। उसके बाद ये जो रेड कलर की है, जो हल्की रेड है, उसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम, और जो सबसे अंदर वाली यानी कि डार्क रेड है उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो पेरीमेट्रियम मीन्स पेरिटोनियम। ये क्या कवर करती है? पेरीमेट्रियम किसको कवर की हुई है? जैसा कि पिक्चर में दिख रहा है कि ये ऊपर फंडस पूरी बॉडी को आगे से, अगर हम आगे से बात करें तो सिर्फ फंडस और पूरी बॉडी, इस दोनों को कवर करके रखी है, लेकिन ये सर्विक्स को आगे से कवर नहीं करती है। ये सर्विक्स को कवर करने के बजाय इसकी जो फोल्ड है वो जा करके यूरिनरी ब्लैडर पे मर्ज हो जाती है। ये आगे से फोल्ड होकर के यूरिनरी ब्लैडर पे चली जाती है और वो यूट्रस और वो पेरिटोनियम का वो फोल्ड एक तरह से डबल फोल्ड बन जाता है वहाँ पे, जिसको हम वेजिकोटेरिन पाउच बोलते हैं, जो यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस के फोल्ड से बनती है। और वो फोल्ड किसकी होती है? वो डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम होती है। ये सर्विक्स को कवर किए बिना ही आगे से यूट्रस से ब्लैडर की तरफ चली जाती है, जिसको हम वेजिकोटेरिन पाउच बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है, तो डीपली पढ़ने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद पीछे से, अगर हम पीछे से देखें तो पेरिटोनियम पूरी को कवर करती है, मीन्स फंडस को भी कवर करती है, क्योंकि मैं पीछे से नहीं दिखा पा रही हूँ क्योंकि ये सिर्फ डायग्राम है। तो अगर हम पीछे से देखें यूट्रस की, तो ये जो येलो वाली पोर्शन है, मीन्स जो पेरिटोनियम है, वो पीछे से फंडस को भी कवर करती है, पूरी बॉडी को भी कवर करती है और पूरी सर्विक्स को भी, यानी कि ये जो रेड पोर्शन है इसको भी कवर करके चली जाती है फोल्ड बना करके रेक्टम के पास। तो यूट्रस और रेक्टम, उन दोनों के बीच में भी डबल फोल्ड बन जाती है पेरिटोनियम की। उस पाउच को, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? उस स्ट्रक्चर को हम रेक्टो यूटेरिन पाउच बोलते हैं। रेक्टो मीन्स यूट्रस और जो रेक्टम है दोनों के बीच में पाउच बनती है, तो हम उस पाउच को क्या बोलते हैं? पाउच लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? उस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम रेक्टो यूटेरिन पाउच बोलते हैं। यूट्रस की दूसरी लेयर क्या है? यूट्रस की दूसरी लेयर है मायोमेट्रियम। अब आप जो फिगर देख रहे हैं उसमें मायोमेट्रियम कौन सी है? मायोमेट्रियम, ये दोनों एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम की अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे लार्ज करके, तो माइक्रोस्कोप में आपको इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर दिखेगी। अगर आप एक टुकड़ा, यानी कि यहाँ से अगर आप एक टुकड़ा उठा करके देखते हैं तो आपके कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। ठीक है, तो मायोमेट्रियम कौन सी है? मायोमेट्रियम यहाँ से यहाँ तक की जो लेयर है इसको हम मायोमेट्रियम बोलते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि जो येलो ग्रीन उसके बाद जो रेड है, ये जो निकली हुई स्ट्रक्चर है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? एंडोमेट्रियम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मायोमेट्रियम की। मायोमेट्रियम क्या है? मायोमेट्रियम सेकेंड लेयर है। उसके बाद मायोमेट्रियम बनी होती है, मायोमेट्रियम किससे बनी होती है? स्मूथ मसल्स फाइबर से बनी होती है। ये पूरी मायोमेट्रियम स्मूथ मसल्स फाइबर से बनी होती है और ये इंटरलेस्ड होती है, यानी कि इसके बीच बीच में जो आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, इसके बीच में एरियोलर टिश्यू होती है, ब्लड वेसल्स जो कि आपको दिख रही है, और फिर नर्व्स होती है, ब्लड वेसल्स होती है और एरियोलर टिश्यू, जैसा कि आप यहाँ पे स्ट्रक्चर में देख रहे हैं। ये क्या है? ये है यूटेराइन आर्टरी, जिसके ब्रांचेस यहाँ पे एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम दोनों में गए हुए हैं। ठीक है, एंडोमेट्रियम क्या है? एंडोमेट्रियम जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ से पूरी यहाँ तक, ठीक है, येलो ग्रीन और ये जो निकली स्ट्रक्चर है, इस पूरे को एंडोमेट्रियम बोलते हैं। एंडोमेट्रियम बनी होती है कॉल्यूमिनर एपिथेलियम सेल की। ये क्या है? कॉल्यूम टाइप की स्ट्रक्चर है, तो कॉल्यूमिनर एपिथेलियम सेल की बनी होती है। और इस एंडोमेट्रियम के ऊपर से, ये पूरी एंडोमेट्रियम के ऊपर से कनेक्टिव टिश्यू से ये कवर्ड होती है, ये एंडोमेट्रियम। ठीक है, एंडोमेट्रियम में जो ब्लड वेसल्स है वो कहाँ से आते हैं? एंडोमेट्रियम में जो ब्लड वेसल्स है वो ये यूटेराइन आर्टरी है, इसकी ब्रांचेस यहाँ तक आती है, जो छोटी सी आपको दिख रही है, इसको हम बोलते हैं स्पाइरल आर्टरीज। अब स्पाइरल आर्टरीज क्या होती है? क्या बोलते हैं हम इसको? हम इसको बोलते हैं स्पाइरल आर्टरीज। स्पाइरल आर्टरीज के जो ब्रांचेस आते हैं ये क्या होती है? स्पाइरल आर्टरीज जो कैपिलरी होती है। अब कैपिलरी क्या होती है? आर्टरी जो कि मोटी होती है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड
का फ्लो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसमें रहती है और पूरे ऑर्गन्स को मिलती है, ठीक है। तो उस आर्टरी की सबसे छोटी वाली ब्रांच को हम कैपिलरी बोलते हैं और उस कैपिलरी से ये स्पाइरल आर्टरी थोड़ी सी मोटी होती है, यानी साइज में थोड़ी सी मोटी होती है, उसको हम स्पाइरल आर्टरी बोलते हैं, ठीक है। तो एंडोमेट्रियम में जो ब्लड की सप्लाई है वो ये स्पाइरल आर्टरी जो आप छोटी सी देख रहे हैं इसके थ्रू होती है। अब एंडोमेट्रियम क्या कंटेन करती है? एंडोमेट्रियम बहुत सारे म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड्स को कंटेन करके रखती है। ये जो आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बीच में जो आप देख रहे हैं गोल सी स्ट्रक्चर, एक तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स बोलते हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा म्यूकस एंडोमेट्रियम में सिक्रीट होती है। अब ये क्या होती है? ये एंडोमेट्रियम दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। सबसे पहला पार्ट होता है फंक्शनल लेयर। अब फंक्शनल लेयर कौन सी लेयर है? फंक्शनल लेयर जो ये ऊपर से जो निकली स्ट्रक्चर है, सारी जो निकली हुई स्ट्रक्चर है इसको हम फंक्शनल लेयर बोलते हैं। और बेसल लेयर कौन सी है? ये फंक्शनल लेयर हो गई। बेसल लेयर की जो ये जो आप सिर्फ येलो वाली स्ट्रक्चर देख रहे हैं, येलो और जो ग्रीन है, जो पतली सी स्ट्रक्चर है येलो और ग्रीन, ये है बेसल लेयर। फंक्शनल लेयर क्या होती है? फंक्शनल लेयर परमानेंट नहीं होती है, मीन्स अगर मेंस्ट्रुएशन होती है यानी कि अगर ब्लीडिंग होती है, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है और पूरी जो साइकिल होती है वो 26 से 30 डेज की होती है, ठीक है। तो 1 से लेकर के पूरी 14 डेज तक, ठीक है। अगर 14 डेज के बाद ओवल्यूशन होती है तो 1 से 14 डेज तक इसमें अच्छे से पूरी तरह से ब्लड सप्लाई होती है थ्रू स्पाइरल आर्टरीज। उसके बाद 14 डे पे जब ओवल्यूशन हो जाता है और एग कि जो एग फर्टिलाइज होने के लिए एकदम रेडी रहती है और रेस्ट जो फिर बचते हैं हमारे 14 डेज, तो रेस्ट 14 डेज में अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो उस कंडीशन में ये जो फंक्शनल लेयर है जो आप रेड वाली स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये टूट करके गिरना स्टार्ट हो जाती है। मींस इसी के जो ब्लड वेसल्स है और ये पूरी फंक्शनल लेयर शेड होना स्टार्ट हो जाती है। शेड मतलब टूट करके ये गिरना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। उस कंडीशन में अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होते हैं तो, अगर फर्टिलाइज होंगे तो ये टूट करके नहीं गिरेगी। लेकिन ये जो बेसल लेयर है जो येलो और जो ग्रीन है, ये जो बेसल लेयर है ये परमानेंट लेयर है, ठीक है। ये मेंस्ट्रुएशन के टाइम में टूट करके नहीं गिरते हैं और जब ओवम जब फर्टिलाइज नहीं होता है और जब इसका शेड यानी कि अभी गिरना स्टार्ट हो जाती है, जैसे ही ये गिरना स्टार्ट हो जाती है यानी कि ब्लीडिंग के साथ जैसे ही हम ब्लीडिंग होती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम में, तो उसके साथ ही जो न्यू साइकिल है वो स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद ये जो बेसल लेयर है ये फिर से रिफ्रेश फंक्शनल लेयर को रीजेनरेट करती है, यानी कि बेसल लेयर के कारण ही फंक्शनल लेयर बॉडी में बन पाती है, ठीक है। तो ये परमानेंट लेयर है और ये परमानेंट लेयर नहीं है। ये ओवल्यूशन जब होगा, अगर एग फर्टिलाइज्ड होगा तभी ये नहीं गिरेगी, अगर एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये फिर टूट करके गिरना स्टार्ट कर देती है। यूट्रस के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं? सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स में मेनली हम देखते हैं ब्रॉड लिगामेंट, राउंड लिगामेंट, यूटेरोसैक्रल लिगामेंट, फोर्थ इज ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट। ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट को हम कार्डिनल लिगामेंट भी बोलते हैं और फिफ्थ इज प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सभी लिगामेंट क्या है? ये क्या होते हैं कि जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं येलो कलर की, ठीक है, साइड में ये स्ट्रक्चर है, इसको हम ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं क्योंकि ये यूट्रस के यूटेरिन ट्यूब से ये साइड से निकली हुई होती है और दोनों साइड से होती है, मीन्स लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी। मैंने इस साइड नहीं बनाया है आपको समझाने के लिए ताकि आप अंदर की जो मेम्ब्रेन है उसको अच्छे से समझ पाए, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूट्रस दोनों साइड से यहाँ तक आगे से ये पेरिटोनियम की कवर होती है जो कि बॉडी तक कवर होती है आगे से, ठीक है। तो दोनों साइड से इस टाइप की कुछ यूट्रस से लटकी हुई मेम्ब्रेन होती है पेरिटोनियम की, जिसको हम ब्रॉड लिगामेंट बोलते हैं और इसी में ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सप्लाई होती है, सभी इसी में होती है, ठीक है। तो ये दोनों साइड से होती है और ये दोनों साइड से, फॉर एग्जांपल अगर ये पेल्विक कैविटी है तो लेफ्ट साइड से भी ये इसको अटैच कर देगी और राइट साइड से भी, दोनों साइड से यूट्रस को ये पीछे से जाकर के, पीछे से, आगे से नहीं, पीछे से जाकर के ये पेल्विस कैविटी में, पेल्विस में अटैच कर देती है। दूसरा है राउंड लिगामेंट। राउंड लिगामेंट क्या होती है? राउंड लिगामेंट ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं राउंड सी, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है, दोनों साइड से ये राउंड लिगामेंट होती है। ये क्या होती है? ये ब्रॉड लिगामेंट की दो लेयर होती है, मीन्स पेरिटोनियम की डबल फोल्ड है, इसके बीच में से ये राउंड लिगामेंट निकली होती है, ये दोनों के बीच में से। तो मैंने यहाँ पे डॉट डॉट करके दिखाया, मीन्स इसके बीच में से राउंड लिगामेंट निकली होती है और ये फिर यहाँ से निकलने के बाद ये एब्डोमिनल कैविटी के नीचे वाली जो स्पेस होती है, कैनाल होती है, उसको हम इंग्विनल कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? हम इंग्विनल कैनाल बोलते हैं, ठीक है, उसको हम इंग्विनल कैनाल बोलते हैं। तो उससे ये गुजरते हुए, उससे ये यहाँ से निकलने के बाद इंग्विनल कैनाल से होते हुए ये लेबिया मेजोरा
के जो लास्ट वाली पोर्शन है वहाँ जा करके ये राउंड लिगामेंट मर्ज कर जाती है। तीसरा है यूटेरोसैक्रल लिगामेंट। अब यूटेरोसैक्रल लिगामेंट्स क्या होती है? यूटेरोसैक्रल लिगामेंट का मतलब होता है कि अगर ये पेल्विक कैविटी है, अगर ये पेल्विस है, तो ये सर्विक्स आप मान लीजिए बीच में आपकी सर्विक्स है, ठीक है, यहाँ पे सर्विक्स है, तो विजाइना और सर्विक्स दोनों पीछे की तरफ, दोनों से एक्सटेंड होती है पीछे की तरफ जा करके ये रेक्टम को साइड से घेरते हुए जाकर के ये सैक्रम में, सैक्रम क्या होती है? पेल्विस कैविटी के इस साइड वाली जो पोर्शन होती है उसको हम सैक्रम बोलते हैं, उसके नीचे एक कॉकिक्स होती है, तो सैक्रम में जाकर के अटैच कर जाती है। कहाँ से इसकी लेयर स्टार्ट होती है? विजाइना और सर्विक्स। अगर ये पीछे से अगर इसकी लेयर स्टार्ट हुई तो ये पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हुए रेक्टम को साइड से लेते हुए, रेक्टम के साइड से, जैसे ये फॉर एग्जाम्पल ये अगर ये रेक्टम है तो इसके साइड से होते हुए ये जाकर के सैक्रम में अटैच हो जाती है ताकि यूट्रस अच्छे से अटैच हो पाए। ट्रांसवर्स लिगामेंट क्या है या फिर कार्डिनल लिगामेंट क्या है? अगर ये सर्विक्स है, इसमें विजाइना और सर्विक्स दोनों से इस साइड से, मीन्स विजाइना के लेयर और सर्विक्स के लेयर पीछे से, इस साइड से, लेफ्ट साइड से भी और राइट साइड से भी, दोनों साइड से जा करके, फॉर एग्जाम्पल अगर ये सर्विक्स है तो इस साइड से भी और इस साइड से भी, ठीक है, तो विजाइना और सर्विक्स की जो मेम्ब्रेन है पीछे से दोनों एक्सटेंड करती है, इस साइड से, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से एक्सटेंड करने के बाद पेल्विस में कुछ इस तरह से अटैच हो जाती है, ठीक है। उसके बाद प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट। प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट का क्या मतलब है कि सर्विक्स की ये जो आगे वाली पोर्शन है, ठीक है, आगे वाली पोर्शन है, ये एक्सटेंड होते हुए ब्लैडर जो पीछे से आगे वाली पोर्शन है, ठीक है, लेकिन ये पीछे से, मतलब जो सर्विक्स की जो पार्ट पीछे से एक साइड में गई, एक ऊपर चली गई और फिर एक नीचे, पीछे से नीचे आते हुए ब्लैडर यानी कि यूरेथ्रा को घेरते हुए जा करके फिर ये पोस्टीरियर प्यूबिक सिंपेसाइसिस क्या होती है, वो कार्टिलेज की बनी होती है, उससे जा करके ये यहाँ पे अटैच हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं प्यूबो सर्वाइकल लिगामेंट, ठीक है, जो कि आगे से पेल्विक कैविटी में कनेक्ट होती है। तो हम देखते हैं कि प्यूबो जो कि आगे से कनेक्ट करती है, ट्रांसवर्स जो कि साइड से कनेक्ट करती है यूट्रस को, और यूटेरोसैक्रल जो कि पीछे से सैक्रम में जाकर के कनेक्ट होती है, और राउंड लिगामेंट ये जो साइड से लेविया मेजोरा में जाकर के फ्यूज हो जाती है, और ब्रॉड लिगामेंट जो कि इसको लटका करके रखती है। तो ये सभी क्या है? ये सभी सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है यूट्रस के, जो कि पेल्विक कैविटी में यूट्रस को अच्छे से रखते हैं ताकि जो यूट्रस है वो जहाँ पे उसकी प्लेस है वो वहीं पे रहे, इधर उधर ना हो। अगर हम कोई भी काम करें या भी एक्सरसाइज करें, दौड़े या कुछ भी करें, अपने बॉडी की मूवमेंट किसी भी टाइप से करें, तो यूट्रस अपनी जगह पे रहे। अब हम यूट्रस के फंक्शन की बात कर लेते हैं। यूट्रस का मेनली हमारे बॉडी में क्या काम है? प्यूबर्टी के बाद यूट्रस एक मंथली चेंजेस से गुजरती है हाइपोथैलेमिक और एंटेरियर पिट्यूटरी हार्मोन्स के कारण। जो हाइपोथैलेमिक मीन्स हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन निकलती है, और एंटेरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलती है। ये इस मंथली साइकिल्स को कंट्रोल करके रखती है। ये मंथली साइकिल 26 से 30 दिनों तक का होता है, ठीक है। और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो क्या करके रखती है, ये क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडी में? ये यूट्रस को प्रिपेयर करती है 26 से 30 दिन में। ये यूट्रस को प्रिपेयर करती है कि अगर कोई फर्टिलाइज एग है, फर्टिलाइज अगर ओवम है, तो ये उसको रिसीव करे, ये उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करे, और फिर ये उसको प्रोटेक्ट करके रखे ताकि वो अच्छे से आकर के यहाँ पे एंडोमेट्रियम में ये आ जाए और फिर उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो। लेकिन अगर फर्टिलाइज नहीं होती है ओवम, ठीक है, तो फिर जो मैंने आपको बताया, जो मायोमेट्रियम है, उसके बाद एंडोमेट्रियम की जो लेयर होती है, उसमें 2 लेयर मैंने आपको बताया था अभी, जिसमें एक फंक्शनल लेयर होती है और एक बेसल लेयर। जो बेसल लेयर होती है वो परमानेंट होती है, लेकिन जो फंक्शनल लेयर है, अगर ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो टूट करके गिरना स्टार्ट हो जाती है, मींस उसकी जो शेडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अगर ओवम फर्टिलाइज हो जाती है तो वो टूट करके नहीं गिरती है। अब जैसे ही ओवम फर्टिलाइज होती है, उस फर्टिलाइज ओवम को हम जाइगोट बोलते हैं। उसके बाद 8 वीक्स तक उस फर्टिलाइज ओवम को हम क्या बोलते हैं? जाइगोट के बाद 8 वीक यानी कि 2 मंथ तक उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं, और 2 मंथ के बाद से जब तक प्रेगनेंसी नहीं हो जाती है, जब तक बेबी का जन्म नहीं हो जाता है, जब तक प्रेगनेंसी रहती है, उसको हम फीटस बोलते हैं। 8 वीक तक हम एम्ब्रियो बोलेंगे, उसके बाद हम फीटस बोलेंगे। और जब एक फर्टिलाइज्ड कहाँ पे होती है? ये यहाँ पे ट्यूब में ही हो जाती है। तो जैसे फर्टिलाइज एक इधर यूट्रस में आती है, तब तक वो क्या कहलाती? तब तक वो जाइगोट कहलाती है, ठीक है। अब हम जान ले कि सबसे पहले जब एक फर्टिलाइज हो जाती है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में वो इधर आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। तो ये जो यूट्रस में जो सिक्रीशंस होते हैं, वो उस एग को, वो उस एम्ब्रियो को
नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं जब तक कि वो एंडोमेट्रियम में ना आ जाए। जैसे ही वो एंडोमेट्रियम में आती हैं, एंडोमेट्रियम की जो सेल्स है, मीन्स यहाँ की जो सेल्स है, वो सिक्रीशन करना स्टार्ट कर देती है कुछ वीक्स तक, ठीक है। कुछ वीक्स तक ये सिक्रीशंस इसमें से होती है ताकि उसको नरिशमेंट प्रोवाइड हो सके उस फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो को, ठीक है, उस एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कर सके। जैसे ही कुछ वीक्स के बाद इसमें अच्छे से जो एग है उसका इम्प्लांटेशन हो जाता है, मीन्स एम्ब्रियो का जब इम्प्लांटेशन हो जाता है कुछ वीक्स के बाद, तो ये जो एंडोमेट्रियम जो सेल्स है वो फिर सिक्रीशंस करना बंद कर देती है और इसके जगह पे फिर प्लेसेंटा का डेवलपमेंट हो जाता है। प्लेसेंटा कुछ इस टाइप की गोल टाइप की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये प्लेसेंटा क्या होती है, यूट्रस के साथ, यूट्रस के वॉल में ये अटैच होती है और ये इस फर्टिलाइज्ड जो जिसको हम कुछ वीक्स के बाद हम क्या बोलेंगे, हम उसको फीटस बोलेंगे। तो फीटस से ये कनेक्ट होती है थ्रू अम्बलाइकल कॉर्ड। अम्बलाइकल कॉर्ड के थ्रू प्लेसेंटा क्या करती है, प्लेसेंटा ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स इस फर्टिलाइज्ड जो फीटस है, यानी कि जो फर्टिलाइज्ड एग है जो कि अभी जस्ट यहाँ पे आकर के जिसकी इम्प्लांटेशन हुई है, उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। और ये जो डेवलपिंग बेबी है वो अपने वेस्ट अम्बलाइकल कॉर्ड में ही जाकर के अम्बलाइकल कॉर्ड से ही प्लेसेंटा में इसके वेस्ट जाकर के जमा होते हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटा क्या होती है, यूट्रस के वॉल से अटैच होती है और प्लस इस फीटस से भी अटैच होती है थ्रू अम्बलाइकल कॉर्ड, ठीक है। जैसे ही प्रेगनेंसी के 9 मंथ्स जैसे ही खत्म हो जाते हैं, ठीक है, तो प्लेसेंटा क्या करती है, प्लेसेंटा जब तक प्रेगनेंसी रहती है तब तक प्लेसेंटा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करती है बहुत ज़्यादा बॉडी में। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करती है कि यहाँ की जो मसल्स है उसको कॉन्ट्रैक्शन करने नहीं देती है। कॉन्ट्रैक्शन अगर यहाँ पे होगा तो क्या हो सकती है कि जो डेवलपिंग बेबी है उसको हार्म पहुँचेगा। वो हो सकती है कि वो एग अच्छे से इम्प्लांटेशन उसका ना हो पाए, या फिर जो अगर इम्प्लांटेशन हो पाए तो कॉन्ट्रैक्शन के कारण उसका बॉडी जो है वो सही से डेवलप ना हो पाए। इसीलिए यहाँ पे प्लेसेंटा बहुत ज़्यादा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को सिक्रेट करके रखती है ताकि कॉन्ट्रैक्शन मसल्स की ना हो। जैसे ही 9 मंथ होती है तो प्लेसेंटा क्या सिक्रेट करती है, प्लेसेंटा ऑस्ट्रोजेन को सिक्रेट करती है जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देते हैं ताकि जो डेवलप हो गई है बेबी वो बॉडी से बाहर आ जाए, ठीक है। इसके अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन निकलता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। ये कॉन्ट्रैक्शन तो हो रही है ऑस्ट्रोजेन के कारण, लेकिन ऑक्सीटोसिन क्या करेगी, उस कॉन्ट्रैक्शन को और ज़्यादा बढ़ा देगी ताकि फोर्सफुली जो डेवलपिंग बेबी है वो बॉडी से यानी यूट्रस से वो वजाइना के थ्रू बाहर आ जाए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यूट्रस बहुत ही मेन भूमिका निभाती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक बेबी के डेवलपमेंट में और फिर उस बच्चे को जन्म देने में। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में हम मिलते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में हम यूटेराइन ट्यूब्स के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे।